अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की सुबह बड़ी खास है। आज की सुबह जो है वो बहुत सारे लोगों से मंसूब है। बिल्कुल। और वो जो लोग हैं उन सब का तस्करा हम बारी बारी कर लेते हैं, ताकि वो जो हमारी जो यूँ कह लीजिए वो जो हम काम की बात रोज़ाना सुबह करते हैं, तो आज इतनी काम की बातें हैं कि इतने सारे काम के लोगों के साथ आज का दिन मंसूब है कि बहुत कुछ है आज। तो इसीलिए बस सुनते रहिए और बस और समझते रहिए और पेन पेपर भी ले लीजिए। अगर कोई बात पसंद आए, ज्यादा अच्छी लग जाए दिल को, तो वो लिख लेंगे ताकि आपको याद रहे। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले आगाज हज़रत अली करम अल्लाह वजह से करेंगे नाजरीन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और उनके दामाद, और इस्लाम का जो कहते हैं ना कि अलम बुलंद रखने में एक बहुत बड़ा किरदार हज़रत अली करम अल्लाह वजह का। और उस किरदार में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले जाहिर है उस दौर में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत जो है वो उरूज पर थी, मतलब, और उन्होंने चूँकि सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दी तो यही वो थे कि जिन्होंने कबूल की वो दावत कि मैं बच्चा हूँ लेकिन उसके बावजूद आपके साथ हूँ। तो वो जो जुमला है वो बड़ा तारीख़ी जुमला है, बड़ा तारीख़ी जुमला है। और हज़रत अली करम अल्लाह वजह के बड़े अक़वाल हैं ऐसे कि जो वो कह गए बातें, लेकिन वो आज के दौर में भी आप सुने, वो पढ़ें तो आपको लगता है वाकई बड़ी अहम बातें की हैं। मिसाल के तौर पे एक बात जो मुझे बड़ी पसंद आई वो ये है कि जहाँ पर भी जल्दबाजी करोगे वहाँ पर कुछ ना कुछ नुकसान उठाओगे। सो अंग्रेजी में अगर वो हम कहें तो वेयर देयर इज़ हेस्ट देयर मस्ट बी मिस्टेक्स। बिल्कुल। जहाँ पर भी कोई भी फैसला लें आप जिंदगी में, कोई अहम मरहले के अंदर एंटर होने लगे हैं, आराम से पहले बैठकर सोचें समझें, टाइम लें, टेक योर टाइम जिसको कहते हैं ना। जल्दी कोई नहीं है, जल्दबाजी नहीं करें। एक ये था मेरा बड़ा फेवरेट उनका, और एक और है वो तो बहुत ही खास है। और ये आजकल हम क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा हम ये चीज़ कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा लगता है कि ये जो डिप्रेशन का एक एलिमेंट है जो सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी वजह ये है हम अपनी, मैं ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, लेकिन जब मैं उस खुशी का इजहार दुनिया के सामने सोशल मीडिया पे करती हूँ तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो गमज़दा होंगे, किसी का कोई नुकसान हो गया है, किसी ने अपने किसी प्यारे को खोया है, किसी की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा गम चल रहा है, उसके लिए मेरी वो खुशी देखना कितना मुश्किल होगा। ये इस हवाले से उनका कॉल है और वो कह रहे हैं कि नेवर शो ऑफ योर हैप्पीनेस इन फ्रंट ऑफ अ सैड पर्सन। किसी गमगीन गमज़दा इंसान के आगे अपनी खुशी का प्रचार ना करें, खुशी को उसके जिस तरह कहते हैं ना रबिंग इट इन योर फेस, वो चीज़ ना करें कि आप किसी के मुंह पे जाके अपनी खुशी मलें और आपको पता हो कि भाई वो शख्स शायद गम से दो चार है। सोशल मीडिया तो है इसी चीज़ का नाम, इसीलिए तो डिप्रेशन होता है लोगों को, अपने आप को पोज करते रहें। बिल्कुल। एक तो आज का दिन हज़रत अली करमल्लाहु वजह के हवाले से अहम है, आज उनका जो है वो यौम पैदाइश। अच्छा, अब जो दूसरी शख्सियत है जिसका हमें जिक्र करना है वो आज उनका यौम वफ़ात है। 15 फरवरी 1869 मिर्ज़ा गालिब का यौम वफ़ात। असदुल्लाह खान गालिब उर्दू शायरी में जिनका नाम सबसे बड़ा है, तो वो जिस शख्सियत का जिक्र है मतलब वो अगर हम ना करें तो गलत होगा। मिर्ज़ा गालिब का वो याद आता है हमें कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये हज़ारों ख्वाहिशों की दुनिया है। डरे क्यों मेरा कातिल क्या रहेगा उसकी गर्दन पर, डरे क्यों मेरा कातिल क्या रहेगा उसकी गर्दन पर, वो खून जो चश्मे तर से उम्र भर यूं दम बदम निकले। खून तो हमारा चश्मे तर से निकलता ही आ रहा है, तो कातिल को क्या टेंशन है, क्या ज़रूरत है, हमारा खून तो वैसे ही आंखों से रोज़ाना निकलता है। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। वाह वाह वाह। भरम खुल जाए जालिम तेरे कामत की दराजी का, भरम खुल जाए जालिम तेरे कामत की दराजी का, अगर इस तुर्रे पुर पेचो खम का पेचो खम निकले। मगर लिखवाए कोई उसको खत तो हमसे लिखवाए। अच्छा, मगर लिखवाए कोई उसको खत तो हमसे लिखवाए, हुई सुबह और घर से कान पर रखकर कलम निकले। कोई हमसे लिखवा ले उसके नाम खत। फिर देखिए हम कैसे अपना मुद्दा उसमें बयान करते हैं। क्या बात। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, ये बड़ा मशहूर शेर। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज, कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। अच्छा, ये सिनेरियो देखें कैसा उन्होंने बनाया है। बिल्कुल। तो खैर गालिब की शायरी जो है वो बहुत सारे लोगों को जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्हें
पढ़नी चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गालिब की शायरी पढ़ने से। और मजे की बात यह है कि जब स्कूल में जबरदस्ती पढ़ाई जाती है उस वक्त तो समझ ही कुछ नहीं आती। पढ़ाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो कितना खूबसूरत बनाकर उस चीज को पेश करता है, उसकी जो पेचो खम उस शायरी के हैं वो कितने अच्छे तरीके से बयान करता है, कितना आपको मजा दिलाता है उस शायरी का, क्योंकि मजा आता नहीं है उस वक्त पढ़ने का। ये मजा उस वक्त आता है जब आपके जहन में उस चीज के बारे में तसव्वुरात कायम होने लगे, जब आप समझेंगे तो ही मजा आएगा। तीसरी शख्सियत, हाँ वो कौन है? सुकरात। जहर का प्याला पिलाया गया था सुकरात को 15 फरवरी 399 को। जहर का प्याला पिलाया गया था। अच्छा, अब सुकरात जो है, हाँ, उसके बारे में बताएं। उसके 2 अकवाल हैं, वो जरा आप अंदाजा लगाइएगा कि वो क्या कहता है। वो कहता है कि द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग यू नो नथिंग। द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग यू नो नथिंग। सिर्फ सबसे बड़ी अक्लमंदी यही है कि आप ये बात जान लें कि आपको कुछ नहीं आता है। अपने आप को ये जो हम समझते रहते हैं सुकरात बन जाते हैं ना। अच्छा, इस पे थोड़ा मतलब जैसे माजरत के साथ खान साहब भी अक्सर कहते रहते हैं ना, वेस्ट को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, पाकिस्तानियों को मुझसे कोई नहीं जानता, कल उन्होंने शायद कहा भारत को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। सर, सारी चीजें आप जानते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे बार बार कहना भी नहीं चाहिए अगर जानते भी हैं तो। सही है। तो बहरहाल ये एक ज़िमनी बात थी, दरमियान में आ गई। लेकिन दूसरी चीज उसने ये बात की कि सिर्फ एक अच्छाई है और वो है इल्म, हाँ। और सिर्फ एक बुराई है और वो है जहालत। ये जो कौल है ना, आप जब कुरान पढ़ते हैं उसमें ये लिखा जाता है कि हम इल्म वाले और बगैर इल्म वाले कैसे बराबर हो सकते हैं। और इसी वजह से ये जो इस तरह के ख्यालात थे, खासतौर पर डेमोक्रेसी पर जो तनकीद है सुकरात की। अच्छा, मैं तो कह नहीं रहा हूँ, ये सुकरात कह रहा है भाई, ठीक है। अच्छा, वैसे तो इकबाल ने भी डेमोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन हम आजकल डेमोक्रेसी को हमने अपने सर पे बिठाया हुआ है, एक तरह का ऐसा बुत बना दिया है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर सकता कि डेमोक्रेसी में भी खराबियां होती हैं। तो सुकरात जो है उसको डेमोक्रेसी के हवाले से बहुत बड़ा क्रिटिक माना जाता है। अच्छा। और डेमोक्रेसी के हवाले से सुकरात ने बुनियादी तौर पर यह बात की थी कि हर आदमी वोट देने के काबिल नहीं होता। ऐसा ही है। वोट सिर्फ वो देता है जिसको शऊर हो कि वो किस मकसद के लिए वोट दे रहा है, कौन लोग हैं जिनको वोट दे रहा है। जिसके पास इल्म होगा वो फैसला करने का अहल है, जिसके पास इल्म नहीं है वो फैसला करने का अहल नहीं है। अगर इतना ही आप लोगों को एतबार है कि कम इल्म भी जो है वो आपके बराबर है, तो कम इल्मों को लाके अपने सर पे बैठा दें, अपने घर का निजाम कम इल्मों को दे दें। फिर उसने क्या मिसाल दी, हर चीज रखी हुई है। सुकरात ने क्या मिसाल दी है, जो आपने बात की ना, ये बिल्कुल परफेक्ट टू द पॉइंट बात है। सुकरात ने मिसाल दी थी एक बहुत बड़े जहाज की, एक कश्ती की, कि जब आप कश्ती चला रहे होते हैं तो आपका जो कैप्टन है वो कौन होना चाहिए? जिसका उस मौजों को हैंडल करने का एक्सपीरियंस हो और जिसका कोई तजर्बा हो, और तजर्बा उसके इल्म की वजह से होगा, तभी वो कप्तान बने, ना कि वो कि जिसको ज्यादा लोग कह रहे हैं कि बना दो। हाँ। तो ज्यादा लोगों की बातों पर मत जाएं। और 399 बिफोर क्राइस्ट, ये वो वक्त था जब इसके ऊपर केस किया गया था, उसका ट्रायल चला था, 500 लोग बैठे थे और फैसला ये हुआ था कि ये शख्स जो है सुकरात, ये हमारे जवानों का जहन खराब कर रहा है, पिलाओ जहर इसको। और जहर का प्याला पिया सुकरात ने। तो ये जो है तारीख ऐसे वाक़यात हमारे सामने लेकर आती है। अच्छा, मजे की बात यह है कि तारीख में काबिल लोगों की जगह नहीं बनाई गई कभी। लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं डेमोक्रेसी या उसके नाम पे कि भाई ये तो मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, मेजॉरिटी का फैसला है। सबसे काबिल आदमी को चुन के उसको सोसाइटी से एलिमिनेट करते हैं। दिस हैज बीन द हिस्ट्री। ऐसा ही है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो बहरहाल आज हमने आपके सामने 3 काबिल लोगों का जिक्र किया। हजरत अली की खैर तो उनकी तो खैर क्या ही बात है, वो तो पर आ जाते हैं बिल्कुल। और फिर उसके बाद शायरी में अगर काबिलियत की बात की जाए तो गालिब, और अगर जो है वो समाजियात और सियासियात के हवाले से बात की जाए तो फिर सुकरात। तो ये हमारा आज का मुद्दा मुकम्मल हुआ। अब मैं मौसम का भी आपको मामला बता दूं, ये भी एक मेरी काबिलियत बन गई है कि मैं मौसम बता सकता हूं। और आपको बताते हैं कि आंखें बंद करके आप बताते हैं मौसम। हाँ, आंखें बंद करके बता सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, आंखें बंद करके बताता हूँ। हाँ जी, इस्लामाबाद में है जी 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। लाहौर में कम से कम 9, ज़्यादा से ज़्यादा है 23 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक। पेशावर में कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा 23, और कोयटा में कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। सर्दी की शिद्दत में कमी आ गई है, काफ़ी हद तक कमी आ गई है। और बस सिर्फ ये है कि कोयटा में जो है वो 1 डिग्री के करीब चल रहा है मामला। बाकी जगहों पर तो अब मामला बस निबट गया है मेरे ख्याल में। मजा नहीं आया, मतलब ऐसे तो ना करें, इतनी तो छोटी सी सर्दी।
जिनके पास गर्म कपड़े नहीं होते हाँ। उनके बारे में सोचे। लेकिन अवैस वो गुर्बत में फिर गर्मियां भी कौन सी कोई आसान होती हैं, मतलब आप देखें 40-50 गुर्बत में तो जिंदगी ही मुश्किल है भाई, गुर्बत में तो जिंदगी ही मुश्किल 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड के गर्म मौसम में आप देखें मजदूर जब चौथे माले पे खड़ा होकर काम कर रहा होता है तो आप जरा सोचें कि वो क्यों कर रहा होता है। चलो जी स्टोरीज की तरफ बढ़े। हाँ जी बताइए। बताओ जी। तुर्क सूबे में जो अंतालिया जो तुर्क सूबा है उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या पेश आया है। संगमरमर की कान में खुदाई के दौरान एक पत्थर के टुकड़े पर बिस्मिल्लाह जैसी इबारत दरियाफ्त हुई है और मार्बल का ये टुकड़ा है और ये कितना पुराना है, 195 मिलियन साल पुराना है, जिस पर निशानात ऐसे कुदरती तरतीब इख्तियार कर गए हैं कि जैसे किसी ने उस पर बिस्मिल्लाह लिख दिया हो। ये उसकी तस्वीर भी जो है वो रिलीज़ की गई है। ये टुकड़ा चंद रोज़ पहले तस्कीकी जो कस्बा है उसके करीब संगमरमर की कान में खुदाई करते हुए जो मजदूर थे उन्होंने पहली बार इसको दरियाफ्त किया, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर ये देखा कि भाई इस पर तो बिस्मिल्लाह की इबारत दिखाई दे रही है। फिर ये पत्थर का जो टुकड़ा है ये फ़ौरी तौर पर सुलेमान देमरेल यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर भिजवा दिया गया ताकि उसका मज़ीद मुआयना किया जा सके। और जो यूनिवर्सिटी के माहिरीन हैं उन्होंने भी तस्दीक की है कि संगमरमर के इस टुकड़े में किसी किस्म की जालसाजी नहीं की गई है, बल्कि इस पर जो दिखाई देने वाली जो बिस्मिल्लाह की इबारत है वो मुकम्मल कुदरती तौर पर नमूदार हुई है। इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग फिनोमेना है ये, बिल्कुल। हाँ लेकिन एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है वैसे, और फ़खर ज़मान फ़खरे कलंदर जिनको कह रहे हैं हाँ, उनकी भी क्या बिस्मिल्लाह करते हैं वो आके लाहौर वालों करते हैं, क्या बिस्मिल्लाह करते हैं, मतलब क्या बिस्मिल्लाह करते हैं भाई, वाह बिस्मिल्लाह और कलंदर और वो हर चीज़ ही करते हैं। कोटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच में निस्फ सेंचुरी करने के बाद लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में फ्लाइंग किस की है जी फ़खर ज़मान ने, हाँ। और लोगों में बड़ी तशवीश फैल गई कि भाई हमारा क्रिकेटर नेशनल टीवी भाई ये किसको दे रहा है, पपियां झपियां दे रहा है। तो फिर बाद में उन्होंने बताया, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वीडियो पैगाम आपको देख लेते हैं कि क्या बात की थी उन्होंने। नहीं वो फ्लाइंग किस मेरे बेटे के लिए थी। वो हारिस रऊफ और हम लोग डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, कोई कैच पकड़ता है, विकेट लेते हैं, तो जैन ने मुझे बोला कि आप, उसने मुझे एक कार्टून भेजा जो यूँ करके किस करता है, तो कहता है कि आपने ये मेरे लिए करना है अगर आपने 50 की। तो वो वॉइस नोट मैंने शाहीन को और राशिद को, हारिस को सुनाया भी। तो ये मेरे बेटे के लिए था कि उसने मुझे बोला था, और फिर जब वो मैच देख रहा था और मैंने 50 की, जब मैंने यूँ किया तो फिर उसने आंखें बंद करके यूँ कर रहा था। तो ये स्पेशली जैन के लिए था। पापा 50 के नंबर बनाते थे, बस कलंदर को ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। और पश्तो में बच्चे ने बोला है कि जब आप 50 कर लेंगे तो फिर आप मुझे ऐसे करेंगे। अच्छा, उसने ये कहा है और फिर जाहिर है तो बस फिर तो बाप के लिए फर्ज हो जाता है, जब बेटे ने कोई चीज़ कह दी उसको या उसकी औलाद ने कोई चीज़ कह दी तो फिर बाप के लिए तो फर्ज है। और फिर वो जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, जैसे वो 50 बना रहे हैं, तो बहुत सारे मैचों में फ्लाइंग किसें उनकी तो बनती है भाई, बनती है बिल्कुल। कराची वाले बेचारे, उनको जो है फ्लाइंग किस करके रुखसत कर दिया गया है। आप बड़े खुश हुए कल दरमियान में। नाजरीन मुझे अवैस के 2 मैसेजेस आए, उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। 2 मैसेजेस आए रात को नाजरीन, जब प्रोग्राम की हम प्लानिंग करके आराम से बस सब सोने लगे तो अवैस का एक मैसेज आया, जीत रहा है भाई, जीत रहा है कराची, जीत रहा है। बिल्कुल, अब ये आखिरी ओवर आ गया था वो, और लग रहा था कि बस अब तो जीत ही गया, अब क्या रह गया, अब तो जीत ही जाएगा। फिर आप बताइए, मैं बताऊं। फिर उसके बाद अवैस ने इमोजी बनाई नाजरीन, दिल वाली नहीं, रोने वाली इमोजी बनाई और कहा हार गया, ये तो हार गया। तो जीतते हुए मैच कराची कैसे हारा वो भी सिलसिला फिर हमने देखा। ये बहुत कुछ हुआ है कराची के साथ, लेकिन बस मैं चाहता हूँ मेरी याददाश्त हो जाए इस मामले में। कराची के हवाले से जो कुछ हुआ है इस मरतबा PSL में 2020 के विनर थे वो, लेकिन बस बहरहाल वो एक और आपको खबर जो है वो मैं सुनाता हूँ। वो जो कहते हैं ना कि मारो घुटना फूटे आँख, इसी तरीके से ये मामला हुआ है नेदरलैंड में। अच्छा। और नेदरलैंड में क्या हुआ है, वहाँ का एक शहर है मैस्ट्रिक्ट, और वहाँ पर मैस्ट्रिक्ट में एक नौजवान जो है वो घुटने के ऑपरेशन से अपनी याददाश्त भूल गया है? जी बिल्कुल, ये मेडिकल साइंस में ये काम हुआ है। मैस्ट्रिक्ट जो शहर है, घुटना नहीं खोला होगा, दिमाग ही खोला होगा, उसको बता नहीं रहे। घुटना नीचे होता है, दिमाग ऊपर होता है, डॉक्टर को पता होगा कि ये क्या खोलना है मुझे। हमारे यहाँ होता है ना, घुटने का ऑपरेशन कराओ तो पीछे पता चलता है किडनी निकाल दी, कैंची रख दी अंदर। बिल्कुल, 17 साल नौजवान फुटबॉलर था ये, उसके घुटने को जब ऑपरेशन किया गया और उसके बाद जब होश आया तो पता ये चला कि वो अपनी मादुरी ज़बान मुकम्मल तौर पर भूल गया है और सिर्फ अंग्रेज़ी ही बोल सकता है। ये हुआ, और उसका मतलब लड़का जो है उसका नाम
नाम नहीं बताया गया, एक फुटबॉल अच्छा। मैच के दौरान इंजरी के बाद घुटने के ऑपरेशन के लिए वो अस्पताल में दाखिल किया गया था और एनेस्थेसिया से बेहोश किया गया उसको। उसके बाद जब वो होश में आया तो डॉक्टरों की ज़बान वो समझ ना सके, उनसे डच ज़बान में बात ना कर पा रहा था। फिर दिलचस्प बात ये थी कि वो सिर्फ अंग्रेज़ी बोल सकता था, जो कि उसकी सानवी ज़बान है, तो उसने सिर्फ स्कूल में सीखी थी वो, और क्लास के बाहर कभी इस्तेमाल नहीं की थी। तो लड़के ने ऑपरेशन के बाद अपने वालिदैन को भी पहचानने से इनकार कर दिया था। उसका मानना ये था कि वो अमेरिका में रहता है, हालांकि वो कभी अमेरिका में नहीं गया था, कभी उसने देखा नहीं था। फिर 24 घंटे के बाद जब उसके दोस्त इयादत के लिए आए और उससे बातें वगैरह की तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी रिकवरी हुई, उसकी दोनों सलाहियतें यानी कि डच ज़बान समझना, बोलना और ये सारी चीज़ें जो है वो वापस आई। और एक मेडिकल जर्नल में इस केस की तफसीलात बताते हुए साइंसदानों का कहना ये था कि नौजवान में फॉरेन लैंग्वेज सिंड्रोम था, उसका ये एक इंतहाई नायाब केस पैदा हो गया था। देखें कैसे कैसे जो है वो लोग अजीब बीमारियां हैं, अल्लाह बचाए। वैसे बिल्कुल, अल्लाह ताला हमें बचाए बीमारियों से। हम तो सिर्फ बात कर जाते हैं, लेकिन जिनके साथ होता है वो वाकई बड़े स्ट्रेस में होते होंगे। तो बहरहाल जी, ये तो थी आज की कुछ खबरें। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पुरानी रकाबतें भुलाकर सारी जो अपोजिशन है वो एक मरतबा फिर एक साथ बैठ रही है। 14 साल के बाद मुस्लिम लीग नून और के जो सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो और गुजरात के जो चौधरी बरादरान हैं उनसे मुताल्लिक मुलाकात हुई, उनकी मुलाकात हुई है। फिर चौधरी बरादरान से मुलाकातों के 3 दौर हुए, जिसमें शहबाज शरीफ ने उन्हें अपोजिशन के फ़ैसलों के हवाले से एतमाद में लिया, तहरीक अदम एतमाद के लिए मदद मांगी, और फिर उसके बाद कल एक और अनाउंसमेंट आ गया। हुआ उस सेमिनार में जो है वो मुन्निस इलाही साहब, जो परवेज़ इलाही साहब के साहिबजादे हैं, जो कि कैबिनेट मेंबर भी हैं खान साहब के, उन्होंने बड़े बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया कि हम इत्तेहादी थे और हम इत्तेहादी हैं। और खान साहब को उन्होंने कह दिया कि घबराना नहीं। उन्होंने खान साहब को कह दिया घबराना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी जो है वो भी मुलाकातें कर रही हैं, मार्चेस की भी तैयारी हो रही है। जो सियासी मामला है ये कहाँ जा रहे हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम शैला साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, और आप लोग का शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में बिल आखिर शामिल कर दिया। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी अच्छी लग रही हैं आप माशाल्लाह, सुबह सुबह फ्रेश लग रही हैं। गुड मॉर्निंग शैला साहिबा। और ये बताइए कि ये जो मुलाकातों के जो सिलसिले शुरू हुए हैं, इसकी ज़रा तफसील बताइए ना, ये सिलसिले कहाँ तक जाएंगे, लोग ज़रा तशवीश में हैं। अच्छा देखिए, हकीकत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो भी कोई सियासी सोच वाली पार्टी है, वो सिर्फ हुकूमत उसके लिए मसला नहीं है, बल्कि ये रविश है जिसके तहत ऐसे लोगों को हुकूमत, ऐसे लोगों पे मुश्तमिल हुकूमत बनाई जाती है कि तमाम पार्टियों से अपनी पसंद के लोग लेकर और निकम्मे नालायक लोगों को बिठा दिया जाए। तो ये तरीक़ा सही नहीं है। ये ग़ुलाम मोहम्मद से शुरू होते होते बदतरीन इसका जो सिंबल है वो इमरान है। तो अब जबकि हम ये देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर आवाम को जो है वो महंगाई की और बेरोज़गारी की चक्की में पीसा जा रहा है। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर जो है वो आवाम को इतना बड़ा धोखा दिया गया है कि मैंने जब पढ़ा मुख्तलिफ इकनॉमिस्ट को, तो वो ये कहते हैं कि जो 150 रुपए की बिजली खर्च करेगा उसको 10,000 का बिल आएगा। और ये बिजली सारिफिन ने सस्ती ख़रीदी थी, फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम लेके हमें जो हम इस्तेमाल भी कर चुके वो महंगी दी जाएगी, महंगी उसके भी पैसे काटे जाएंगे। फिर पेट्रोल की प्राइस, फिर आपके यहाँ चीनी, चावल, आटा, दाल और ये सब चीज़ें, दवाएं। तो इसके बाद तो ये वक्त आना है कि आप ये सोचें कि मुल्क किधर जा रहा है, आवाम क्या करे। आवाम पहले मेहनत करती थी तो उसकी क़ुव्वत ख़रीद में कम से कम 2 वक्त की रोटी तो थी। अब वो जितने भी मेहनत कर ले, 2 वक्त का खाना क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। तो ये वक्त है कि हम अपनी आवाम को जगाएं। इसके लिए पीपल्स पार्टी ने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में महंगाई के ख़िलाफ़ एक ही दिन पूरे पाकिस्तान में, गैस की लोड शेडिंग के ख़िलाफ़,
बिजली की बढ़ते हुए पैसे और उसकी लोड शेडिंग, फिर इसके अलावा किसानों के मसाइल जिन्हें खाद और यूरिया जो है कंट्रोल्ड रेट पे मैसर नहीं है, और हम एक ज़राई मुल्क भी हैं, तो हमने ये सारे एहतजाज किए। हम ये एहतजाज इसी तरह करना चाहते थे, लेकिन जाहिर है कि पीडीएम जो है वो धचका उसको पहुंचा, और आज पीडीएम वही लाहे अमल ले रही है जो हमारा था। तो हमें अपनी बात करने के लिए, इस रविश को ख़त्म करने के लिए, पहले इस बैडली सिंबॉलिक जो है प्राइम मिनिस्टर, सिंबल प्राइम मिनिस्टर जो है, इस किस्म की रविश का जो आवाम पे थोपा गया है उनकी मर्ज़ी के बगैर, उसको ही हटाना होगा। तो उसके लिए एक राब्ता तो आवाम से किया जा रहा है, उनके मसाइल पे गुफ्तगू करके, उनके लिए लॉन्ग मार्च करके, और दूसरा जो है राब्ता हमें असेंबली में अगर कुछ करना है। ठीक है, लेकिन शैला साहब अब बात ऐसी है कि आवाम से राब्ते तो हो रहे हैं, आवाम के राब्तों का जो नतीजा है वो भी सामने आ रहा है। असद उमर साहब की ट्वीट है, उसके बाद आप जवाब दे दें, क्या कहेंगी इस पर? घर संभल नहीं और मौलाना हुकूमत गिराने निकले हैं। पहले जनरल इलेक्शंस और अब मकामी हुकूमत इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के हाथों घर के हल्के में शिकस्त, तो मौलाना साहब तो घर के हल्के में हार गए हैं, तो ये घर का मामला तो उनसे संभल नहीं रहा, ये असद उमर साहब कह रहे हैं। तो आप लोग कैसे उनकी क़यादत में जो है हुकूमत को घर भेजेंगे? घर की खबरें जो आ रही हैं वो तो हुकूमत की तरफ से आ रही हैं कि घर फिर बिगड़ रहा है, और अगर इसको लार्जर कैनवस में देखें तो घर वाकई नहीं संभल रहा। 35% से ज़्यादा दहशतगर्दी का एतराफ़ वज़ीर दाखिला कर चुके हैं। घर नहीं संभल रहा। दवाओं के चोर, चीनी चोर और गंदम चोर वो वज़ीर आज़म के साथ बैठे हुए हैं, और कब्ज़ा माफिया वज़ीर आज़म के साथ बैठा हुआ है। रावी अर्बन प्रोजेक्ट हो, रिंग रोड प्रोजेक्ट हो, ये सब घर वाकई नहीं संभल रहा। रियासत मदीना के दाई कहा करते थे कि सबसे पहले एहतिसाब बड़े से शुरू करो, तो आप ये देखें कि पार्टी फंडिंग केस भी 7 साल से ज़्यादा हो गए। घर नहीं संभल रहा, हुजूम बाहर निकलते हैं और लोगों को कत्ल कर देते हैं। घर संभल नहीं रहा कि पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान घर है ना, कि पाकिस्तान जो है करप्शन इंडेक्स में जो है वो किधर चला गया। तो घर वाकई हुकूमत से नहीं संभल रहा। बात कर रहे हैं कि आवाम को संभाल लेंगे, और जहाँ तक ऑपोजिशन की बात है, जिन मौलाना साहब को हमारे उनसे जो भी ताल्लुकात हों, ये कहते थे बेरोज़गार हो गए, ये हो गया, बल्दियाती इलेक्शन में उन्होंने इनके बंदे बेरोज़गार कर दिए। और सियासत में जो है वो इस तरह का वक्त आता है। बीबी शहीद के ज़माने में एक दफ़ा 16 मेंबर्स के साथ बीबी ने अपोजिशन की थी, उसके बाद इक़्तिदार में भी आई। तो जो सियासी नाबालिग हैं, नाबलद हैं, वो इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं कि हम सियासी पार्टीज़ से मिलेंगे नहीं, हम सियासी पार्टीज़ के लोगों को जेलों में डाल देंगे, हम इनके AC बंद कर देंगे, हम इनके हीटर निकाल देंगे, हम जो हैं वो इनसे बात नहीं करेंगे, हम इन्हें जेलों में रखेंगे, एहसानुल्लाह एहसान को निकाल देंगे, हम इनसे बात नहीं करेंगे, TTP से बात करेंगे। तो ये सियासी नाबालिगी है, और हम जो है ये समझते हैं कि अगर आप जमहूरियत पे यकीन रखते हैं तो अप एंड डाउन्स आते हैं, और हमें इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत ही को लाना तो जो आप लोग हकीकी जमहूरियत की बात करते हैं, अभी इलेक्शन आने दीजिए, फिर हकीकी जमहूरियत सामने आ जाएगी, जब आप दोनों एक दूसरे पर ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाएंगे कि लोग फिर परेशान हो जाएंगे कि किसकी बात पर यकीन करें। कभी तो आप लोग जो PMLN और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के बिल्कुल पक्के दोस्त हो जाते हैं, और कभी लगता है कि आप लोगों ने एक दूसरे की जो है वो असलियत दुनिया के सामने लेकर आनी है। तो कैसे यकीन करेंगे आप लोगों पर? देखिए, लोगों के पास बहुत अच्छा पैमाना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में जो है किस तरह से गंदम जो है उसको आवाम की पहुंच तक पहुंचाया गया, किस तरह से किसान को खुशहाल किया गया, किस तरह ज़राई एक्सपोर्ट को बढ़ाया गया, किस तरह आइन 126 लोग थे 342 या 46 के ऐवान में, बहरहाल तो मुझे इस पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि 42 है या 46 है, और 126 लोगों ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे भी सर नहीं झुकाया। सलाला चेक पोस्ट का मामला हो या शमसी बेस खाली कराने का, हमने पाकिस्तान
पाकिस्तान का गुरूर बुलंद रखा। हमने कश्मीर के मसले पे कभी कमर नहीं दिखाई। हमने जो है वो आवाम को सरबुलंद किया 58(2)B का ख़ात्मा करके। हमने जो है सिंगापुर से गवादर लेके चाइना को दिया और 23 मई 2013 में आसिफ अली जरदारी साहब ने बाहैसियत प्रेसिडेंट चाइना से CPEC का माहिदा किया। तो ये वो चीज़ें हैं। और रोज़गार में इजाफ़ा किया। हमारे दौर में 120% तनख्वाहों में इजाफ़ा हुआ और पेंशन्स में भी। और यही वो बातें होती हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि हम मोहतरमा की शहादत के बाद आए थे। हमें हमारी कमर तोड़ के तालिबान ने हमें इलेक्शन में भेजा था। जब हम खड़े हुए थे इलेक्शन में तो तालिबान हमारी कमर तोड़ चुके थे। हमने ऑपरेशन राय रास्त करके मालाकंड में पाकिस्तान का झंडा लहराया और ये दिखाया कि हम जो है इस मुल्क में अमन चाहते हैं। हमने कराची में हमारी तारीख़ का, हमारी इस पूरे दौरे हुकूमत में एक ऑपरेशन फाटा में हो रहा था, लेकिन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा ऑपरेशन कराची में हुआ है। और कराची का जो नंबर था जब हम आए थे पूरी दुनिया में 6ठा नंबर था ख़तरनाक शहरों में, अब 128वां नंबर है। सही। तो अब ये जो आपका एक मार्च निकलने की तैयारी हो रही है और उसके सामने उसके मुकाबले में PTI वाले भी 26 तारीख को मार्च शुरू करेंगे आपसे एक दिन पहले, तो ये दोनों मार्चों का कंपैरिजन कैसे करेंगे हम? नज़र आ जाएगा मैदान में जब उतरेंगे सबके शहसवार। सही। तो आपके शहसवारों की क्या तैयारी है? जी बिल्कुल। ये जो हम मुस्तकिल आपको बाहर नज़र आ रहे हैं, कल सड़कों पे मैं भी थी, पूरे डिस्ट्रिक्ट अपनी तैयारी कर रहे हैं, पूरे सिंध के हर लेवल पे, UC सतह से लेके सब जगह पे। और आज भी हमारी मीटिंग है हाई लेवल, तो हम सब बहुत तैयारी कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप देखिएगा कि हमारी मेहनत से ज़्यादा आवाम निकलेगी, क्योंकि आवाम परेशान है और हमने आवाम की आवाज़ बने हैं। हम उनकी सारी मुसीबतों पे, महंगाई, गैस, बिजली की लोड शेडिंग, किसान की आवाज़ बने। और अभी भी कल भी हमने गैस की लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ मुजाहरा किया है। और आज भी हम जो हैं वो मुख्तलिफ़ इस तरह के कामों में मशगूल हैं कि हम एक अच्छी पावर जो है उसको। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और मार्चेस का जिक्र हो रहा था। अब आप भी देखिए, हम भी देख रहे हैं टिकटिकी बांध के किसका मार्च कितना कामयाब होगा। लेकिन फ़िलहाल प्रोग्राम में लेना एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, मिसाली खूबसूरती का मयार हर जगह मुख्तलिफ होता है और हर शख्स उसे अपनी नज़र से देखता है। जैसे कि उनके इलाके में देखा जाता है, बहुत मरतबा मुख्तलिफ जगहों पर ब्यूटी का मयार डिफरेंट होता है। अफ्रीकन ब्यूटीज़ आर डिफरेंट, वेस्ट में ब्यूटी का मयार और है, हमारे यहाँ और है। लेकिन बुनियादी चीज़ें हर एक जगह पर तकरीबन एक जैसी ही होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको नज़र आती हैं, या कुछ लोगों का अपना दिल जो है उस चीज़ से घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन कुछ लोग फिर ऐसे होते हैं जो हिम्मत और हौसले की मिसाल बनते हैं। वो घबराते नहीं हैं, वो डरते नहीं हैं और वो उस चीज़ का मुकाबला करते हैं। आपकी मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि जैसे फॉर इंस्टेंस बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी गोरा रंग होगा तो ही खूबसूरती होगी, लेकिन ये मयार गलत है। कुछ लोगों का मानना ये है कि सांवला जो है वो रंग है। अच्छा, फिर अगर आपके चेहरे पर कोई नक्स हो, कोई ऊंच नीच हो, तो उसको बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं भाई ये खूबसूरती नहीं है। तो ये भी एक लोगों ने मयार बनाया हुआ है ये, लेकिन वो लोगों का बनाया हुआ मयार जो है वो गलत है। अब जिस तरह जापान में टेढ़े दांतों के साथ जो मुस्कुराहट है उसको खूबसूरत कहा जाता है, बहुत सारे लोग नहीं मानते उसको। मौरितानिया में जो है मोटापा वो खूबसूरती की अलामत है, हमारे यहाँ पे लोग कहते हैं कि नहीं जी ये तो मोटा है। तो ये इस तरीके से फैले हुए जो होंठ है वो अफ्रीकी कबीले जो हैं उनमें खूबसूरती की अलामत समझे जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर कहते हैं कि नहीं जी ये खूबसूरत नहीं है। तो अब ये
हर मुल्क का, हर इलाके का, हर कल्चर का खूबसूरती का मयार अलग अलग है। हमने अपने तौर पर गलत मयार बनाए हुए हैं, सभी खूबसूरत हैं और इसकी मिसाल जो है वो हमारी गेस्ट है। वो हमारी गेस्ट हैं। और मैं क्यों घबराने की और खौफ खाने की बात करी थी, स्टर्ज वेबर सिंड्रोम जो है नाजरीन, एक ऐसी चीज़ है कि आपके चेहरे को या आपकी बॉडी पे कोई ऐसा निशान पाया जाए, बर्थ मार्क जिसको हम आम जबान में कहते हैं, वो जब ज़्यादा नौयत का हो जाए तो जाहिर है लोग उससे घबराते हैं। लेकिन अज़्म और हिम्मत की मिसाल हमारे साथ मौजूद हैं हमना उस्मानी साहिबा, जो कि जिनको स्टर्ज वेबर सिंड्रोम है, लेकिन उसके बावजूद वो ब्यूटी ब्लॉगर हैं और वो मेकअप आर्टिस्ट हैं। वो मेकअप करती हैं, उनकी ज़बरदस्त वीडियो सोशल मीडिया पर यहाँ वहाँ फैली हुई हैं और उनकी मेकअप का भी हुनर हम आपको दिखाएंगे। आज भी ये वीडियोज़ भी आपके सामने हम चला रहे हैं और हमना उस्मानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हमना। वालेकुम अस्सलाम। हमना बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जो स्टर्ज वेबर सिंड्रोम है जो आपको, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये है क्या? इसे कहते हैं स्टर्ज वेबर सिंड्रोम एंड पोर्टवाइनस्टाइन। ये बेसिकली जो है वो वेन्स की मेलफंक्शन है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ माय बॉडी। ठीक है। अच्छा, अब आप इस स्टर्ज वेबर सिंड्रोम के हवाले से लोगों में अवेयरनेस भी फैला रही हैं और वो आप करती हैं मेकअप करके। जो दूसरा साइड है आपके चेहरे का, उस पर आप मेकअप करती हैं। तो आप इस पॉइंट तक कैसे पहुंची कि आपको ये पता चला कि आपने ये मेकअप आर्टिस्ट बनना है और मेकअप के थ्रू आपने अवेयरनेस फैलानी है? एक्चुअली बचपन में तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होता था कि मैं ऐसी हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जब इंसान बड़ा होता है, एक नॉर्मल लड़की के लिए टीन एज बहुत मुश्किल होते हैं। हाँ। मेरे लिए और भी मुश्किल थे। काफ़ी बुली भी हुई मैं, तो उस वजह से काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी। लेकिन एट वन पॉइंट आई वाज लाइक बस बहुत हो गया अब नहीं, क्योंकि यू नो जो नॉर्मल चीज़ें थी वो भी मेरे लिए करना मुश्किल थी, लाइक गोइंग आउट, हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स। और कॉन्फिडेंट होना बेसिकली इज़ समथिंग आई हैड टू डू। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि मेरे लिए नॉर्मल टास्क भी करना बहुत मुश्किल थे। तो बट आई बिकेम कॉन्फिडेंट और जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी सेल्फ वर्थ कितनी है और सेल्फ लव क्या एक्चुअली मैटर करता है, तो मुझे लगा शायद अगर मुझे देख के किसी को इंस्पिरेशन मिल रही है या मुझे देख के किसी को ऐसा लग रहा है कि अगर ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं। तो बस बेसिकली मेरी ब्लॉग का मतलब यही था। इट वॉज़न्ट अबाउट मेकअप। मेकअप इज़ समथिंग आई लव वेरी मच। लेकिन तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझसे दूसरों को इंस्पिरेशन मिले, तो माशाल्लाह ये वाकई बड़ी ज़बरदस्त बात है। बिल्कुल। अच्छा, हम ना ये बताएं कि कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनसे आप का सामना हुआ और कौन कौन से काम करने में आपको चैलेंजेस दरपेश थे? सबसे ज़्यादा तो मैं स्कूल में बुली हुई हूँ अपने टीचर्स से। बेसिकली टीचर्स जो आई मीन मेरे माँ बाप ने मुझे ये सिखाया कि टीचर्स जो हैं वो आपके माँ बाप की जगह होते हैं। और उन्हीं की तरफ से जब मुझे ये सब कुछ देखने को, ये सब कुछ सुनने को मिला, तो सब बिल्कुल मतलब कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो गया था। तो आई गेस स्कूल जाना, उसके बाद लोगों से मिलना, इंटरेक्ट करना, बाहर जाना, ये सब कुछ बहुत। अच्छा, टीचर्स का चले आपने बताया कि उनकी तरफ से आपको एक नामुनासिब रवैया मिला, लेकिन दोस्त आपके आसानी से बन जाते थे, दोस्तियाँ हो जाती थी? बचपन में तो आसानी से बना लेती थी क्योंकि बचपन में इस चीज़ का, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे कभी इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया कि मैं अलग हूँ या लोगों से डिफरेंट हूँ, तो बचपन में इजीली बना लेती थी। लेकिन जब अंडर कॉन्फिडेंट थी तो मतलब दोस्त बनाने में भी मुश्किल होती थी, इसलिए मैं खुद से किसी से बात ही नहीं करती थी। मतलब अच्छा, हम ना इस स्टर्ज वेबर सिंड्रोम के बारे में ज़रा हमारे नाजरीन को भी बताइए, हमें भी समझाइए कि ये किन लोगों में होता है, इसकी कोई ख़ास वजह है या कभी भी किसी को भी हो सकता है? हाँ, और ये कैमरे के सामने अगर आप हमारे नाजरीन को दिखाकर। ये बेसिकली जो है वो मेरी लेफ़्ट साइड पे है, हाफ साइड ऑफ माई बॉडी। इट्स मोर प्रोमिनेंट ऑन द फेस, लेकिन बाकी बॉडी पे जो है वो पैचेस की तरह है। एंड ये जेनेटिक नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है। इट्स बेसिकली क्या कहते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से है। तो मेरी फैमिली में किसी को भी नहीं है, बस मुझे है। सही। अच्छा, अब इसमें एक सवाल मैं आपसे एक और मज़ीद करना चाहूँगा कि इसकी कोई डिटेल है कि ये इसका इलाज क्या होता है, कैसे होता है इसका इलाज, ये भी अगर आप हमारे नाजरीन को बता सकें। इलाज इसका बेसिकली लेज़र होता है, लेकिन उससे कहते हैं डाई पल्स लेज़र, जो कि मैंने करवाया भी है, बट इट्स सो मच पेनफुल कि मतलब आपकी पूरी स्किन जो है वो जल जाती है। जब मैंने करवाया था आई वाज ओनली 5 years old, तो वो काफ़ी पेनफुल था मेरे लिए। तो माय पेरेंट्स डिसाइडेड कि मतलब अभी थोड़ी छोटी है तो फिर बड़े होकर इंशाल्लाह। सो या इट्स बेसिकली लेज़र। मेरी 2 सर्जरीज भी हुई हैं क्योंकि माय फेस वाज वेरी मिसशेपन, बहुत स्वेल हुआ था, मेरे गम्स इन्फेक्टेड थे, मेरे दांत इन्फेक्टेड थे, तो वो उन्होंने सब एक्सट्रैक्ट किए थे और मेरी सर्जरी हुई थी। ये स्कार उन्होंने मेरी चीक बोन रिड्यूस की थी और अंदर से सारा इन्फेक्टेड जो भी था वो निकाला था।
ठीक है, यानी कि एक बड़ा चैलेंज था, सिर्फ सामने नजर आने तक की हद तक ही नहीं बल्कि अंदरूनी तौर पर भी और साइकोलॉजिकल भी, फिजिकली भी। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद नाजरीन हमना उस्मानी से उनके फ्यूचर प्लान्स जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। हमना उस्मानी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूटी व्लॉगर हैं, लेकिन स्टर्ज वेबर सिंड्रोम से ये गुजर रही हैं और इसी हवाले से हम इनसे बात करें, इनका मोटिवेशन जानने की हम कोशिश करें ताकि हम भी आम जिंदगी में जब डीमोटिवेट हों तो इनकी तरफ देखकर हम मोटिवेशन हासिल कर सकें। हमना ये बताएं, आपके फ्यूचर प्लान्स अब क्या हैं, आगे बनना क्या है, करना क्या है? मेकअप आर्टिस्ट इंशाल्लाह। आई वांट टू ओपन अप माय ओन सैलून, बी अ गुड मेकअप आर्टिस्ट। अभी मुझे लगता है मुझे अपनी स्किल पे थोड़ा सा और काम करना चाहिए, बट इंशाल्लाह आगे का प्लान ये है। ठीक है, तो मेकअप आर्टिस्ट तो आपने बनना है। किसी मेकअप आर्टिस्ट को फॉलो करती हैं, किसी की कोई खास टेक्निक जो आपको पसंद हो, या किसी मेकअप आर्टिस्ट की क्लासेस लेना चाहती हो आप? हाँ इंशाल्लाह इन फ्यूचर। एक्चुअली ये इंडस्ट्री मेरा ख्याल से बहुत वाइड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों को लाइक भी करती हूँ, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में। चलें जी इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज मुझे याद आई कि जो मेकअप आर्टिस्ट होता है हाँ। वो गड़बड़ भी हो जाती है उसके साथ अक्सर, क्योंकि जितनी शादियां होती हैं खानदान की, अगर वो मेकअप आर्टिस्ट घर में मौजूद है तो मुफ्ते के मेकअप होते हैं, भाई सब हाँ। भी आ रही हैं, आंखें बना दो, कजन छोटी आ गई। होता है जो फोटोग्राफर होता है उसको भी सब कहते हैं भाई आपने हमारी शादी में फोटोग्राफी करनी है मुफ्त में, तो मेकअप आर्टिस्ट के साथ भी यही होता है, मुफ्ता लगा पड़ा हुआ होता है कि जी चलो जी इनसे काम करवाना ऐसा ही है। तो आपके साथ भी ऐसा होता है? बहुत, क्या मतलब एंड के जो 20 मिनट्स होते हैं उसमें मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रही होती हूँ कि शायद कुछ सही लग जाऊँ, अदरवाइज तो मतलब पूरा मैं सुबह से लगी हुई होती हूँ, कोई आई मेकअप करा रहा है, कोई बेस बनवा रहा है, सो अच्छा। अब जो सोशल मीडिया पर आप व्लॉगिंग करती हैं और सोशल मीडिया पर ज़ाहिर है सारी दुनिया देखती है आपके वीडियोस को, वहाँ पर नेगेटिविटी बहुत है और बहुत सारे लोग बहुत सारी तनकीद करते हैं, बेजा तनकीद करते हैं, लोगों को डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, लोगों के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। अच्छा, आपके अंदर हिम्मत बहुत ज़्यादा है और आपके चेहरे पर जो भी निशान है आपने उसको पीछे छोड़ा और आपने कहा कि जी मैं दुनिया के सामने, कैमरे के सामने आकर ये सारी जो व्लॉगिंग है वो सारी चीज़ें करूँगी। लेकिन लोग बहुत सारे जो नेगेटिव हैं, नेगेटिव कमेंट्स करते हैं सोशल मीडिया पर, उनसे किस तरह डील करती हैं आप? एक्चुअली मैंने जो एक्सपेक्ट किया था जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी कि मुझे बहुत ज़्यादा बैशिंग मिलेगी, लेकिन ऐसा सीन नहीं था। बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिला, लेकिन ऑब्वियसली वंस इन अ वाइल कुछ लोगों को होता है तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि मतलब क्या काम कर रही हो, तुम्हें तो ये काम नहीं करने चाहिए, और मे बी तुम्हारे माँ बाप ने कुछ किया होगा जिसका सिला तुम हो, और मतलब बहुत ज़्यादा मीन बातें भी होती हैं। लेकिन द पॉइंट इज के उन नेगेटिव कमेंट्स को छोड़ के पॉजिटिव पे फोकस किया जाए। सही, ये चीज़ है ना कि मतलब नेगेटिव चीज़ों को डील करना आना चाहिए, और उसमें जो वालिदैन का किरदार है आपके वो बड़ा अहम है कि उन्होंने आपको इस काबिल बनाया, इतना कॉन्फिडेंस दिया। तो अपने वालिदैन से क्या कहना चाहेंगी? कैमरा आपके सामने है। यही कि शुक्रिया, आप लोगों ने कभी मुझे कमतर नहीं समझा, अपनी बाकी औलाद की तरह समझा, बल्कि उनसे ऊंचा ही समझा हमेशा, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ और सबसे बिगड़ी हुई हूँ। इस वजह से बस मतलब मैं जो हूँ आज आप लोगों की वजह से हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपने कहा कि आपके वालिदैन जो है वो आपकी तरफ ज़्यादा उनकी उनसियत है, मोहब्बत है, तो आपके बाकी बहन भाई जेलस नहीं हो जाते कि ये तो इसको तो ज़्यादा प्यार किया जाता है? बहन भाइयों का रिश्ता बहुत नोक झोंक वाला होता है, तो मेरे भाई हमेशा यही कहते हैं कि बस इसकी सुनते हैं अम्मी अब्बू, हमारी भी नहीं सुनते, हमेशा इसकी बात पे बिलीव करते हैं, तो वो एक प्लस फैक्टर है मेरे। तो हम ना फाइनली हमारे नाजरीन के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आप हैं अपने आप पे यकीन रखें, क्योंकि आपने अपने साथ रहना है। कि लोगों की बातें, लोग जो भी कहते हैं बातें मैटर नहीं करती। अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा कायम रखें और एक कान से सुने दूसरे से निकालें। क्या बात, वेरी वेल सेड। बहुत बहुत शुक्रिया हमना उस्मानी, आपने वक्त दिया और हमारे प्रोग्राम की इज्जत बढ़ाई, हमारे प्रोग्राम की शान बढ़ाई। आप जैसे गेस्ट आते हैं हम सब के लिए मोटिवेशन का बाइस होता है। बहुत शुक्रिया, मोराल बुलंद होता है हमारा भी। बिल्कुल बिल्कुल। नाजरीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। सानहा सियालकोट को अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा और अब खानवाल की तहसील मियाँ चुन्नू में मुबैना तौर पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर हुजूम ने एक शख्स को कत्ल कर दिया है। तलम्बा में पेश आने वाले इस वाक़े के मकतूल की शनाख्त मुश्ताक अहमद के नाम से हुई है, जिसके बारे में उसके इलाके के लोगों का कहना यह है कि उसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था और वो कई कई दिन तक घर से गायब रहता था। मुश्ताक अहमद की हलाकत का मुकदमा 33 नामजद और 300 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से वाक़े में मुलव्विस 15 मरकज़ी मुल्ज़िमान समेत 85 अफराद को हिरासत में लेने का भी दावा किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस वाक़े की मज़म्मत की है और कहा यह है कि पुरतशद्दुद हुजूम को नहायत सख्ती से कुचलेंगे। इस तमाम वाक़े पर बात करेंगे पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन और वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये जो वाक़या हुआ है सानहा सियालकोट हमने देखा, उसके बाद हमने ये भी देखा कि उसके जो मुजरिमीन थे कुछ पकड़े भी गए, उनको उनमें से एक दो को सज़ा भी हुई, 1 साल की हुई लेकिन कुछ सज़ा हुई, और उसके बाद अब ये दूसरा वाक़या होना उसी नौयत का। ये अगर आप हमें समझा सकें कि बहैसियत माशरा हम किस तरफ जा रहे हैं, ये जो मॉब मेंटेलिटी और ख़ास तौर पर रिलीजियस इश्यूज़ के हवाले से हम किस तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि ये बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन मैंने पहले भी कई बार अर्ज किया है कि ये जो बीमारी है या ये जो कांटेदार दरख्त है, ये हमने 41 साल इसकी आबियारी की है और हम सब उसमें शामिल हैं। मैं अगर ये कहूँ कि नहीं एक तबका है, हम सब शामिल हैं, हर एक ने इससे इस्तेफादा किया है। अब ये वहशत और दहशत जो है ये अब हर एक को खाने लगी है और इसका हल और इलाज यही है कि हम सब मिलकर मुत्तफिक होकर आगे बढ़ें और हम ये पैगाम दें अपनी सोसाइटी को, अपनी नौजवान नस्ल को, अपने लोगों को कि वहशत और दहशत का कोई भी रास्ता जो है किसी भी तरीके से, वो मजहबी हो, वो लिसानी हो, वो कोई और तबका हो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देखिए ये खाली जो तशद्दुद का रुझान है या तशद्दुद का रवैया है, ये खाली कोई मजहब के नाम पे तो नहीं है। आपके सलाह देख लें, आपके सहाबी बरादरी देख लें, डॉक्टर्स देख लें, आम आदमी देख लें, इशारे पे खड़ा होता। तो ये हमें 2 चीजों को करना होगा। एक तो एक अवेयरनेस देनी होगी कि खुदा के लिए ये तुम्हारा घर है, अपने घर को खुद ना जलाओ, और दूसरा काम कानून को मजबूत करना होगा, अपनी रियासत को मजबूत करना होगा। क्यों? कौम जब खड़ी होती है ना तो रियासत जो है बहुत ताकतवर हो जाती है, और अगर कौम जो है वो सो जाए तो रियासत भी फिर जो है कमजोर हो जाती है। आज हमारी पुलिस का जो मुराल है उसको बुलंद करने की जरूरत है। जो कुछ पुलिस के साथ हुआ है पीछे, हम मॉडल टाउन के वाकये से आज तक, पुलिस वाला कहता है यार अगर मैं कुछ अमल भी करवा लूंगा कानून पे, कल मैं सस्पेंड भी हो जाऊंगा, मेरे से तो किसी ने पूछना ही नहीं है, मुझे तो कोई तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं देगा, मुझे कोई जख्म लग गया उसका इलाज नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें जो है हमारे सामने है। लेकिन एक पैगाम जो कि सानहा सियालकोट और इससे वाज़े हुआ कि इस तरह की वहशत और दहशत का मुल्क में अब कोई हामी नहीं है। सर लेकिन अलामा साहब एक और सवाल होता है फिर उठता है कि अदालतें जब इंसाफ कर रही होती हैं तो सज़ा उस नौयत की नहीं मिलती या सज़ा मिलती नहीं है। अभी कल कंदील बलोच की खबर आई कि उसका जो कातिल था, जो उसका भाई था, उसके खिलाफ उसकी बरियत के खिलाफ उन्होंने सपोर्ट करने के लिए माँ बाप ने जो है एफिडेविट सबमिट कराया अदालत में कि हमने बेटे को माफ़ किया। अब ठीक है, एक तरफ उनकी बेटी थी, एक तरफ बेटा था, बेटे को माफ़ कर दिया, बेटी का कातिल बाहर निकल आया, तो जिस पुलिस वाले ने उसकी गिरफ्तारी की, जिसने उसको हवालात में रखा, पकड़ा, वो तो सारी उम्र डरता रहेगा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इस बंदे को मैंने अंदर किया था और अदालत ने उसको छोड़ दिया। ऐसे में हुकूमत का क्या किरदार है? क्या इस तरह के केसेस में बरियत होती रहे तो बस हुकूमत देखती रहे कि ठीक है कत्ल करो और फिर उसके बाद सेटलमेंट कर लो? मैं आपको अर्ज करूं, जिस वक्त ये वाकया हुआ था ना तो मैंने टीवी चैनल्स पर ही कहा था कि ये खाली एक कत्ल नहीं है, ये फसाद फिल अर्ज भी है जी। आप तशद्दुद को प्रमोट कर रहे हैं, तो लिहाजा खाली जो है इसमें, और मैंने ये उस वक्त कहा था कि ये बरी हो जाएगा, माँ बाप इसको माफ कर देंगे और ये किस्सा खत्म हो जाएगा।
ये आप निकाल लें, आपके यहाँ से रिकॉर्ड में निकल आएगा मुख्तलिफ चैनल के ऊपर जो मैंने बात की थी। बिल्कुल। क्यों? वो उसका भाई है, माँ बाप को अपना बेटा भी अजीज है, वो कहते हैं बेटी तो मर गई है, आप बेटे को क्यों हम जो है वो मारें, लिहाजा बेटे को बचा लें। ऐसे केसों में मैं समझता हूँ कि रियासत को, जिस तरह आपने देखा कराची के कुछ केसों में अदालत जो है उसने सो मोटो ले लिया, चीफ जस्टिस साहब ने ले लिया, वरना वहां भी आप देखें करोड़ों रुपए लग के मामला हो गया। अब 2 केस आप ये इस्लामाबाद वाले देखें, मिर्जा उस्मान वाला और ये जो बच्ची जाहिर जाफर, नूर मुकद्दम, आप वो भी इसी इंजाम की तरफ जा रहे हैं। कल आपने देखा एक नया स्टेटमेंट उसका आ गया कि जी ये तो कत्ल ही किसी और ने किया है, हमारी दौलत पे कब्जा कर रहा है। भाई खुदा के लिए ये और वो उधर उस्मान मिर्जा वो मुद्दई जो है वो सारी दुनिया ने देखा वो मार रहा है, वो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं इसने हमें मारा। तो ये आपके, इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, पहले वालों से भी हम अपील करते रहे, लेकिन इनके बारे में मुझे ये इल्म है जाती तौर पर भी कि ये माशाल्लाह बड़े विजनरी हैं, इनकी बड़ी अच्छी सोच है, फिक्र है। और मैं गुजारिश करूंगा कि जिस तरह हुकूमत ने ये फौजदारी मुकदमात के हवाले से 9 माह का एक तयन किया है, इस तरह हमें बाकी चीजों में भी इस्लाहात लाने की जरूरत है। निज़ाम अदल जो है उसमें इस्लाहात की जरूरत है। अगर आप उसमें इस्लाहात नहीं करेंगे तो फिर इस तरह के मामला जो है वो आपके सामने आते रहेंगे। अच्छा अल्लामा साहब, हुकूमत तो ये कहती है कि हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इस तरह के मामलात में, जब मॉब किसी को कत्ल करता है और ऐसे मामलात अपने हाथ में लेता है। इमरान खान साहब भी ये कहते हैं कि जी हम इनसे जो है वो सख्ती से निपटेंगे। लेकिन क्या ऐसे इकदामात हैं कि जो हुकूमत कर रही है जो कि मिसाल के तौर पर सामने पेश किए जा सकें कि जिसकी मदद से ये चीज़ें रुकें? देखिए, एक तो आपने देखा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसमें भी ये चीज है। उसके बाद हम कोशिश कर रहे थे थोड़ा सा, क्योंकि मेरा दफ्तर जो है वो अपने वसाइल और अपने उसके अंदर जो है वो काम कर रहा है, लेकिन अब हम उसको तेजी के साथ, कल मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश की है, हम इसको तेजी के साथ ले जा रहे हैं कि ये जो हमारी अमन कमेटियां हैं इनको हम लोकल सतह पे लेके जाए और पैगाम पाकिस्तान जो एक मुत्तफिका दस्तावेज हमारे पास मौजूद है और कौमी एक्शन प्लान है, इनकी रोशनी में हम इकदामात जो है, फौरी इकदामात, एक है ये जो कानून है, ये गिरफ्तारियां हैं, कोई वाकया हो जाए उसके बाद फायर ब्रिगेड का काम करना है या उसके बाद एक्शन लेना है। एक है कि वाकया होने ही ना दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दफ्तर ने पिछले 1 साल के अंदर 118 केसों के फैसले किए हैं और उसमें 113 केसों के अंदर बाहमी रजामंदी से बैठ के चीजें तय हो गई हैं। वायलेंस होता है, गलतफहमी हो जाती है, गलत खबर फैल जाती है, उसका तरीकाकार यही है कि हम बैठकर वहां मकामी, अगर यहाँ पर भी मकामी अमन कमेटी होती तो ये वाकया कभी रूनुमा ना हो सकता। और लोगों को सख्ती से ये भी तो बताया जाए ना कि अगर वो कानून हाथ में लेंगे तो उनकी भी सजा सख्त ही है। इस बात का भी प्रचार बड़ा जरूरी है। यही अवेयरनेस देने की जरूरत है कि भाई अगर किसी ने जुर्म किया भी हो, अगर किसी ने तौहीन की है या किसी ने कोई और जुर्म किया है, तो आपको यह हक हासिल नहीं है कि आप उसे कत्ल कर दें या आप उसे मारें। आप 1-5 करें, आप पुलिस को बुलाएं, उसके हवाले करें, आप उस केस को परसू करें, लेकिन अगर मुजरिम भी हो तो उसको भी अगर कोई हाथ लगाएगा तो कानून हरकत में आएगा और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसमें एक और चीज़ है जिस पर मैं बात करना चाहूँगा, और ये डरते डरते मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। हमारे मुल्क में बहुत सारी ऐसी मेन स्ट्रीम रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं जो कि जिनके लीडरों की वीडियोस इंटरनेट पर यूट्यूब पर मौजूद हैं जिसमें वो लोगों को उकसा रहे हैं, मजहबी जुनूनियत की तरफ लेकर जा रहे हैं। उनमें से एक साहब का तो इंतकाल भी हो गया है, लेकिन उनकी वो वीडियोस मौजूद हैं, उनकी आइडियोलॉजी वैसी की वैसी है, उनके फॉलोअर्स उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो हम उनको, और वो वोट भी लेते हैं, तो हम उनको कैसे रोकेंगे जो इतने मेन स्ट्रीम में आए हुए हैं? उसके लिए भी हमारे पास कोई पॉलिसी होनी चाहिए। देखिए, बहुत सारी जगहों पे बातचीत हो रही है। आप एक बात देखें कि इन दोनों वाकयात में जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उन्होंने भी इसकी मजम्मत की है, उन्होंने भी कहा कि इनको पकड़ें, सजा दें। लिहाजा एक मुस्बत तब्दीली तो आई है। पहले वो आके खड़े हो जाते थे कि नहीं जी ये तो देखेंगे करेंगे। अब उन्होंने, आप देखें श्रीलंका वाले वाकये में तारीके लब्बैक ने फ्रंट पे आके उसकी मजम्मत की, इस वाक़े की भी उन्होंने मजम्मत की है और कहा है मुजरिमों को सजा दें। तो 2 रास्ते हैं। देखिए, इस मुल्क के अंदर
मैंने जैसे कहा 40 साल से ये मर्ज है, ये 1-2 दिन का नहीं है, एक पूरी नस्ल जवान हो गई है इसके साथ। इसमें गुफ्तगू, ज़हनी तब्दीली, फिक्री तब्दीली, एक काम आपको ये करना है, एक काम आपको कानून नाफिज करने का करना है, एक काम आपको निगोशिएशन का करना है कि भाई लोगों को एतदाल की दुनिया में वापस लाएं। और ये काम इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि शुरू है, और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा, अल्लाह हमें सेहत जिंदगी दे, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगले 3 माह के अंदर आपको पूरे मुल्क में यूनियन काउंसिल से लेकर ऊपर तक ये जो हम मैकेनिज्म बनाने जा रहे हैं कि 20-25 लोग हों, जिनमें तमाम मज़ाहिब के लोग हों, तमाम मकातिब फिक्र के लोग हों, आपस में हर हफ्ते उठे मिले बैठे, ये जो छोटे छोटे चंगारियां होती हैं इनके ऊपर उसी वक्त पानी डाल दिया जाए तो मामला हल हो जाएंगे। क्योंकि आपके यहाँ जो इस वक्त जहालत है और आपके यहाँ जो आबादी जिस तरह बढ़ गई है, और आपको पता ही नहीं है, सच्ची बात तो ये है कि हमें ये भी नहीं पता हम है कितने, हमारी तादाद कितनी है। सही, बिल्कुल सही है, रोजगार नहीं है, तो ये अच्छा अब तो ये भी शिद्दत पसंदी लोगों में फैलाती है। तो अलामा साहब, आज यौम अली भी है और हज़रत अली करमल्लाह वजह की बर्दाश्त का भी हम जो है वो लोगों को मिसालें देते हैं। हमारी कौम में कितना बर्दाश्त का फुकदान है और उनसे हम क्या सीख सकते हैं कि बर्दाश्त करो, सब्र तहम्मुल करो। हमारे बड़े बड़े जो दीनी लीडरान हैं उन्होंने तो उनको भी माफ़ कर दिया, जिन्होंने उनके मुँह पर जो है वो थूका कि अल्लाह के लिए मैं तुमसे लड़ रहा था, अब दरमियान में तुम मेरी शख्सियत को ले आए हो तो मैंने तुम्हें माफ़ किया। सर क्या कहेंगे इस पर? देखिए, गुजारिश ये है, मैं आपको आज के हालात के तनाजुर में सीरत सय्यदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आपका जो कातिल था, ये जो खारजी है ना, ये बड़े जालिम है। आपका जो कातिल था ना, उसने आपसे क्या मुकालमा किया? कहा अली मैं तुमसे बेहतर मुसलमान हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी अली से बेहतर मुसलमान। ये जुमला कहा, आपने उसे कुछ नहीं कहा, आप पर उसने हमला कर दिया। आपने क्या वसीयत की? आपने सैयदना हसन हुसैन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को बुला के कहा कि बेटा देखो, इसने मुझे एक ज़रब मारी है, जितना इसने मुझे मारा है ना, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो उतनी ज़रब इसको लगाना, और अगर मैं जिंदा रहा तो अपना मामला जो है मैं इसके साथ करूंगा। फिर क्या कहा इसको पानी पिलाओ, इसका ख्याल रखो। ये देखिए उस शख्स को जिसने इस जमीन के ऊपर उस वक्त जो बेहतरीन कायनात का फर्द था, जिसकी निस्बतें इतनी ऊंची है सैयदना अली की कि वो सैयदा फातिमा ज़हरा के शोहर है, वो हसनैन करीमैन के वालिद हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता भाई हैं, और जिन्होंने हर मैदान में, हर गज़वा में अपनी जो शुजाअत और अपनी बहादुरी की जो दिखाई है उसकी नज़ीर नहीं मिलती। लेकिन अपने कातिल के लिए, अपने ऊपर हमला आवर के लिए क्या कह रहे हैं कि देखो इसको इससे ज्यादा ना नुकसान पहुंचाना, इसने मुझे नुकसान पहुंचाया, यानी एक ज़रब मारी है तो एक मारना। और मैं एक बात अर्ज करूं कि खुलाफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, ये सब अपने अदवार में, फिकही मसाइल में, दीनी मसाइल में, जब कोई मसला कहीं फंस जाता या किसी मसले में मुख्तलिफ आरा होती तो सैयदना अली करमल्लाहु वजह से रहनुमाई लेते। ये है। और आप देखें कि हिजरत की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर के साथ सफर इख्तियार किया, और जो ये एक बिल्कुल अवैस भाई जरा देखे, ये किरदार है, ये हमें अपनाना है। अहले मक्का कौन थे? जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे, आपका नजरबंद कर दिया। उस दौर में आप यही कहेंगे, आपकी जो महबूब तरीन हमारी माँ सय्यदा तय्यबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है, वो उन मजालिम की वजह से उनका इंतकाल हो गया। बिल्कुल। इस सारे अमल के बाद आपने क्या कहा अली देखो ये मक्का वालों की अमानतें हैं, तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह मक्का वालों को उनकी अमानतें वापस करके आ जाना। कहना तो ये चाहिए था कि ये इन्होंने मुझे मेरे शहर से निकाल दिया, इन्होंने मुझे मेरे ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए, मेरे साथियों के साथ जो है बदसलूकी की, मेरे साथियों को गर्म रेतों पे लिटाया, लेकिन क्या इनकी अमानतें कहा नहीं। यही तो मिसालें हैं जो हम भूल चुके हैं,
बिल्कुल। अच्छा, मैं आखिरी आपसे जो बात करना चाहूँगा वो इस चीज़ पर है कि जब इस तरह के वाक़यात हमारे माशरे में होते हैं तो एक ख़ास तबका है जो कि बात करता है कि जी वो तौहीन रिसालत वाला कानून ही बदल देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। हालांकि दुनिया के 70 से ज़ायद ममालिक जो हैं उनके अंदर तो ब्लास्फेमी के लॉज मौजूद हैं। हमारे यहाँ पर एक तबका कहता है कि जी इसको ख़त्म ही कर दो, उसके अंदर अमेंडमेंट एक अलग चीज़ है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट एक अलग चीज़ है, लेकिन ख़त्म ही कर दो। तो ये वो तबका जो है उसको क्या कहेंगे हम? वैस भाई, ये आप इनका एक ही प्रॉब्लम है, ये 200-400 भी मैंने ज्यादा कहा, बड़े थोड़े से लोग हैं। हाँ। ये सियालकोट मैनेजर का वाकया आ जाए, कहीं किसी क्रिश्चियन का कत्ल हो जाए, किसी मुसलमान का कत्ल हो जाए, ये फौरन कानून के ऊपर चढ़ आते हैं कि कानून को भाई कानून ने तो बड़ी जानें बचाई हैं। इस कानून ने हमने 118 केसों का मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब के तहत फैसला किया है, उसमें 113 केसों में लोगों को रिलीफ मिला है। हमने पिछले साल में, मैं आपको 30 से ज्यादा वाकयात बता सकता हूं जिनमें इस कानून की वजह से लोगों की बचत हुई, कि लोगों ने कहा नहीं भाई कानून मौजूद है, पुलिस से राब्ता करते हैं, जब तहकीक हुई तो वो मुजरिम नहीं निकले। अब ये चाहते ये हैं कि, और यही वो बदएतमादी है जो आम आदमी में है कि यार देखो कानून है, सजा नहीं होती है, पकड़ा भी जाए ये नहीं होता। इसीलिए मैंने मुतालबा किया बासियत चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल, और मैं अर्ज करता हूँ मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस साहब से भी, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, वजीर कानून है हमारे, उनसे भी, कि जनाब मेहरबानी फरमाए ये जो केसेस हैं इनमें स्पीडी ट्रायल कीजिए। बिल्कुल जी। पहले कहा जाता था कि इस कानून का गलत इस्तेमाल होता है। मैं चैलेंज करता हूं कि पिछले 14 माह में एक FIR दिखा दें कि जो गलत दर्ज हुई हो। अच्छा, गलत तो नहीं हुई लेकिन FIR इस कानून के, भाई जुर्म करेगा तो FIR भी होगी, बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और कानून तो 302 भी गलत यूज हो जाता है, 420 भी गलत यूज हो जाता है, वो कवानीन तो हर तरह के गलत यूज हो रहे हैं, सही इस्तेमाल की बात है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी अहम गुफ्तगू उनके साथ हुई जो ये वाक़या हुआ मियां चुन्नू में, उसके हवाले से। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। PSL के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ साबिक क्रिकेटर हसन रजा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। थोड़ा सा अगर हम ओवरव्यू कर लें PSL का, इस वक्त जो PSL के अंदर जो सबसे अहम टीम, सबसे ऊपर जो टीम जा रही है वो है मुल्तान। मुल्तान की क्या स्ट्रेंथ लग रही है आपको? स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त बनी है मुल्तान की। रेली रोसो ने जो है फर्स्ट सेंचुरी की थी मुल्तान में ही जब होम ग्राउंड पे मैचेस हो रहे थे PSL के, मगर उनका कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त नज़र आया देखने में, क्योंकि कंसेक्यूटिव मैचेस वो जीतते जा रहे हैं और जीत में आपकी जो है स्ट्रेंथ है वो बैटिंग में अच्छी होनी चाहिए। शान मसूद एक नुमाया किरदार नज़र आया PSL में, क्योंकि टेस्ट बैट्समैन रह चुके हैं, वो टेस्ट टीम के स्क्वाड में भी रहे, मगर उन पर एक लोगो लगा हुआ था कि वो टेस्ट के प्लेयर हैं। मगर इस दफ़ा जो परफॉर्मेंसेज हैं उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और उन्होंने 88 रन की हाईएस्ट इनिंग खेली PSL में, टॉप विकेट टेकिंग में भी, और उनके मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स आ रहे हैं इमरान ताहिर जो सेलिब्रेशन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की करते हैं, तो वो एक डिफरेंट टीम नजर आई। और थ्रू आउट जो अपने राउंड्स के मैचेस थे इस दफ़ा PSL 7 के, वो कंटिन्यू मैच जीते रही और जीत के वो अपने पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे आ गई। ये डिफरेंस जो है टीम का नजर आया मुल्तान सुल्तान का। ठीक है, मुल्तान टॉप पर तो है, लेकिन जो सबसे बॉटम पर है उसका भी जिक्र कर लें। अब तो वो निकल ही गए टूर्नामेंट से। बताएं भाई, ये कराची के साथ जो है वो हुआ क्या? बाबर के बावजूद कराची के साथ ये हुआ कि बाबर आजम तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। टेस्ट रैंकिंग में 50 ओवर्स के गेम में भी वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं और ICC की रैंकिंग में भी अब तक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, मगर हमेशा बैटिंग में एक बैट्समैन में रिलायबल नहीं हो जाता। तो शर्जील एक ऐसे प्लेयर थे, उन्होंने पहले मैच में 60 रन किए, उसके बाद 90 रन की इनिंग बाबर आजम ने खेली, 350 बना चुके हैं अपनी कराची किंग्स की तरफ से, मगर हमेशा T20 में 2 बैट्समैन जितवा नहीं सकते, उनके साथ टीम कॉम्बिनेशन भी चाहिए होता है। मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन कराची किंग्स के पास नहीं थे, जो कि मेन प्लेयर एलेक्स सेल्स इंग्लैंड के हैं, वो इस्लामाबाद में चले गए हैं और जिसकी वजह से बैटिंग जो है क्लैप्स होती गई कराची किंग्स की, और उनकी कॉम्बिनेशन भी नज़र नहीं आया कुछ, जिसकी वजह से बाबर आजम बहुत डिसअपॉइंट नजर आए। और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम भाई जो हैं वो बॉलर्स को टिप्स देते रहे, मगर अब तक कोई जीत नहीं मिली कराची। सही है, ठीक है। अच्छा, ये ज़ल्मी को किधर देख रहे हैं आप? मतलब ज़ल्मी भी कोई बहुत उस तरह से आउट क्लास तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा जिस तरह ज़ल्मी करती आई है। पेशावर ज़ालमी में भी अगेन 1-2 प्लेयर्स पर रिलायबल हो रही है टीम। शुएब मलिक जो है वो एंड पे खड़े रहते हैं, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं और 40 साल से ऊपर हो गए हैं, और उन्होंने बर्ड भी मनाई थी अपनी, मगर कंसेक्यूटिव परफॉर्मेंसेस उनकी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं तो एक एंड उन्होंने संभाला हुआ होता है,
और स्ट्राइक एंड पे जो है कामरान अकमल ने भी 43 रन की एक इनिंग खेली है। अगेन पेशावर ज़ल्मी जो है वो भी क्लैप्स कर रहा है थोड़ा सा, क्योंकि कैप्टन जब शुएब मलिक बने तो वो इंडिविजुअली परफॉर्मेंस दे रहे थे और टीम को लिफ्ट किया था और टीम जीत भी रही थी। मगर अब जो है कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट नजर आया पेशावर ज़ल्मी के। मगर टॉप टीम्स जो है वो सरप्राइजिंग है लाहौर कलंदर की, जो वापस कमबैक करके अच्छा, अब जो आपने उमर अकमल की बात की, कामरान अकमल की बात की, तो उनके भाई उमर अकमल जो हैं वो कोयटा में गए हैं, उससे कोयटा को ज़रा लिफ्ट मिला है? कोयटा को भी बिल्कुल, जब से विविन रिचर्ड नहीं आए थे, क्रिकेट के जो टॉप क्लास माइनास बैट्समैन अपने दौर के रह चुके हैं, वो मेंटोर के तौर पे, एम्बेसडर के तौर पे कोयटा को ज्वाइन नहीं किया था, टीम हार रही थी। मगर जैसे ही वो आए उसके बाद उन्होंने टीम को लिफ्ट किया और जो चेयर लीडिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, सपोर्टिंग रोल बड़ा अच्छा है उनका। यूथ में यंगस्टर जो प्लेयर है इमर्जिंग के, उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। मगर एक जो खुशैन बात है कोयटा के लीडर की, वो थी जेसन रॉय, जो इंग्लैंड के टॉप T20 के बैट्समैन भी रह चुके हैं। उन्होंने आके सेंचुरी करी बड़ी क्लास की और उन्होंने टीम को लिफ्ट किया बहुत ज़बरदस्त। मगर लास्ट मैच में, प्रीवियस मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए, तो टीम थोड़ी सी दोबारा कमबैक की तरफ वापस आई है। सही। अच्छा, अब अगर हम लाहौर की बात करें, शाहीन कैप्टन बने, तो क्या ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ लाहौर के लिए कि जिसकी वजह से लाहौर इतना ऊपर परफॉर्म कर रहा है? बिल्कुल, शाहीन शाह अफरीदी का किरदार है। उन्होंने वो 2 बॉलें जो है की हैं जो वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट की थी। और वो अटैकिंग बॉलर हैं, जो जेसन रॉय को भी आउट किया उन्होंने, उसके बाद अब्दुल्ला शफी हैं उनको भी आउट किया। तो मेन बॉलिंग जो है वही इंपॉर्टेंट होती है, जो पावर प्ले के 6 ओवर होते हैं उसमें। अगर लाहौर की बॉलिंग स्ट्रेंथ देखें तो अब तक की बड़ी ज़बरदस्त है। राशिद खान अफगानिस्तान के, वो भी विकेट टेकिंग बॉलर है, उन्होंने भी आउट किए। हारिस रऊफ उनका साथ दे रहे हैं शाहीन शाह के साथ। तो टीम का कॉम्बिनेशन इस दफ़ा लाहौर कलंदर का नज़र आ रहा है। और जब 2 वेन्यू में मैचेस हुए हैं, कराची और लाहौर में, तो जब लाहौर में टीम आई है तो होम क्राउड का एडवांटेज लाहौर कलंदर को मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, प्ले ऑफ क्या प्रेडिक्शन है प्ले ऑफ की? वैसे तो है जल्दी, लेकिन फिर भी प्ले ऑफ के मैचेस में अब तक टॉप टीमें चल रही हैं। मुल्तान सुल्तान ऑब्वियसली चल रही है, उसके बाद लाहौर कलंदर, इस्लामाबाद थोड़ा सा मैच अपना हारी है, वो बैकअप पे आ गई है पीछे। मगर सपोर्टिंग रोल लाहौर कलंदर का जा रहा है अब तक का, कि पॉइंट्स टेबल पे भी वापस कम बैक करके आ रही है। 2 टॉप टीम्स हैं, मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर। इनका अच्छे मैचेस देखने में मिलेंगे आगे, इंशाल्लाह अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हसन रज़ा, आपने वक्त दिया। नाजरीन, PSL का मेला चलता रहेगा और हम इसी तरीके से आपके सामने PSL की भी अपडेट करते रहेंगे और मुख्तलिफ सेगमेंट्स लेकर आते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।